डेप्रीशिएशन चैप्टर नंबर 15 है हमारा। शुरू करते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब आप सबको मालूम है, डेप्रीशिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब भी हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंस भी बोलते हैं। वैल्यू में गिरावट आ रही है, वैल्यू गिर रही है, लॉस हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है, लेकिन क्या ये एक्सपेंस हम किसी को कैश में पे कर रहे हैं? नहीं, तो हम इसे क्या कहते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, तो डेप्रीशिएशन हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेफिनेशन देखते हैं पहले। डेप्रीशिएशन मींस बच्चों, डेप्रीशिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्यों होती है एसेट में गिरावट? क्यों आती है? एसेट की वैल्यू क्यों कम होती है? ड्यू टू यूसेज। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते हैं उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाती है। ठीक है ना। सेकंड, विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे कोई चीज पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हम यहाँ पर एंटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर गोल्ड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर लैंड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मैन मेड फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं। मैन मेड फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिरती है जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाती है। एंटिक्स की बात करो तो आप कहोगे सर एंटिक्स की तो जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, 500 साल पुरानी कोई चीज मिल जाए तो वो तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। हाँ जी, एंटिक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर एंटिक्स की बात नहीं करेंगे, गोल्ड की बात नहीं करेंगे। गोल्ड भी समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ती जाती है, लैंड की भी समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। तो डेप्रीशिएशन का कारण क्या है? नंबर 1 यूसेज, सेकंड टाइम, थर्ड है बच्चों ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नई नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजें जब मार्केट में आती हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। पहले कंप्यूटर नहीं थे, क्या चलते थे? टाइपराइटर चलते थे। अभी आप लोगों ने देखा कभी टाइपराइटर? मुझे तो लगता है आप लोगों ने टाइपराइटर देखा ही नहीं होगा। ठीक है ना, टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? डेस्कटॉप आए थे, नीचे एक बहुत बड़ा सीपीयू रहता था, ऊपर इतना बड़ा मॉनिटर रहता था, हमने इतना बड़ा मॉनिटर देखा हुआ है। अब वो भी ऑब्सोलीट हो गया, अब वो धीरे 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 कॉम्पैक्ट होता गया। ठीक है ना, आजकल तो एक छोटा सा आता है, उसी में ही सब कुछ होता है, सीपीयू वगैरह। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजें मार्केट में आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजों की वैल्यू कम होती जाती है। आप ये चीज देख रहे हैं कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के केस में, फटाफट हर 6 महीने में देखने को मिल जाता है आपको। फोर्थ है एक्सीडेंट। आपने कोई एसेट परचेज किया, बाय एक्सीडेंट वो डिस्ट्रॉय हो गया या एक्सीडेंट हो गया, कार परचेज की, एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा? वैल्यू कम हो जाएगी इमीडिएटली। तो डेप्रीशिएशन अगर एक बार हो गया मतलब हो गया, परमानेंट है, हो गया मतलब कम वैल्यू होगी तो वापस बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज कंटिन्यूइंग नेचर की होती है, लगातार प्रोसेस होता है, चलता रहता है डेप्रीशिएशन का प्रोसेस। कार आपने परचेज कर ली तो कंटिन्यूअसली उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एंड ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, स्लोली धीरे धीरे फॉल होती रहती है एसेट्स की वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन इज, बच्चों समझ गए? अगर डेफिनेशन आएगी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूसेज, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलीसेंस और एक्सीडेंट। 4 रीजन है डेप्रीशिएशन के। Depreciation is permanent and continuing diminution in the quality, quantity or the value of an asset. This is the definition given by the Pickles. Next है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। देखते हैं बच्चों क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेप्रीशिएशन किसको कम करता है? इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन टेंजिबल फिक्स एसेट। डेप्रीशिएशन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज करते हैं वर्ड डेप्रीशिएशन। इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। ये एसेट की बुक वैल्यू को कम करता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट वैल्यू भी कम हो, मार्केट वैल्यू भी कम हो सकती है, लेकिन कंपलसरी नहीं कि वो कम हो। ओके, नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू। हमारे डेप्रीशिएशन से हमारी बुक्स की वैल्यू, बुक्स में एसेट्स की वैल्यू कम होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट में वैल्यू कम हो। नेक्स्ट, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज परमानेंट। एक बार आपने एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर दी तो मतलब वो परमानेंटली रिड्यूस हो गई। ग्रेजुअल स्लोली प्रोसेस है और कंटिन्यूइंग नेचर का मतलब चलता रहता है। डेप्रीशिएशन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है बिकॉज द बुक वैल्यू इज रिड्यूस ईदर ड्यू टू यूसेज और विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम। नहीं भी यूज करोगे ये, क्यों? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरी तरफ हम कह रहे थे यूज करने से वैल्यू डिक्रीज होती है, तो जरूरी नहीं कि यूज करने से ही डिक्रीज हो। विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाएंगी वैसे वैसे भी वैल्यू कम होती जाएगी। आप शोरूम से नई कार ला कर ले आओ, मत चलाओ, ला करके जैसे शोरूम में खड़ी थी ना, ऐसे अपने घर में खड़ी करके रख लो। 2 साल बाद उतनी वैल्यू रहेगी, आपने तो चलाई नहीं, जितनी शोरूम में थी उतनी वैल्यू रहेगी क्या? वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम।
इट अकर्स ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे प्रोसेस है, until there is quick physical deterioration or obsolescence due to technological डेवलपमेंट। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होता रहता है, until और unless, अगर फिजिकल डिटोरिएशन हो जाए, फिजिकल डैमेज हो जाए तो तेजी के साथ गिरेगी, अनलेस ये ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। क्लियर हो गया? ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अभी हमारी चीज की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है, 5% डाउन होती जा रही है, अचानक से मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, पता चली 2 दिन बाद उसकी वैल्यू 20% रिड्यूस हो गई इंस्टेड ऑफ 5%। इट इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस है। हम डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद इट इज नॉट द प्रोसेस, इसे देखिएगा एमसीक्यूज में आता है, it is not the process of valuation of asset, it is the process of allocation of cost of the asset over its useful life। ये कोई एसेट की वैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं है, हम डेप्रिसिएशन के थ्रू क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में एलोकेट कर देते हैं। मतलब क्या, मैं समझाता हूं। आपने बच्चों एक एसेट परचेज किया 5 लाख रुपीज का, अब आपको ये कितने दिन बेनिफिट देगा? मान लेते हैं कि 5 साल इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन एनुअल कितना हो गया? 1 लाख रुपीज एवरी ईयर हो गया। तो जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी तो ये हमारा एक्सपेंस बनता जाएगा। फर्स्ट ईयर हमारा एसेट कितने का है? फर्स्ट ईयर आप अपनी बुक्स में एसेट को कितने का शो करेंगे? 5 लाख। फर्स्ट ईयर के एंड में इसमें से 1 लाख तो चला गया कहां पर बच्चों? आपका एक्सपेंस बन गया डेप्रिसिएशन, और एसेट कितना रह गया? 4 लाख। सेकेंड ईयर में क्या होगा? फिर से आपका एक्सपेंस बन जाएगा कितना? 1 लाख, और एसेट कितने का रह जाएगा? 3 लाख। तो क्या कर रहे हैं हम? एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं टू इट्स यूजफुल लाइफ। 5 साल में एसेट की कॉस्ट को हम अपने एक्सपेंसेस में दिखा करके खत्म कर देंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, जो भी हमारे एसेट की कॉस्ट होती है हम उसको उसकी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट उसको एलोकेट कर देते हैं। 5 लाख का एसेट परचेज किया, 5 ईयर्स में बेनिफिट देगा, तो ये 5 लाख के एसेट को आप अपना एक्सपेंस मानेंगे। एक्सपेंस और एसेट का नेचर तो सेम होता है, दोनों डेबिट होते हैं, दोनों के लिए आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है? एसेट वो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, एक्सपेंस वो जिसने आज बेनिफिट दिया खत्म हो गया। ठीक है ना? ये भी खत्म हो रहा है लेकिन ये 5 ईयर्स में खत्म हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसकी कॉस्ट को एलोकेट कर दिया 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में इसको डिवाइड करके अपना एक्सपेंस बना दिया। हर साल हमारा एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 1 लाख। क्लियर हो गया? जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो एज पर लीगल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, और लीगली डिटरमाइंड है कि किस तरह की मशीनरी को के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वो इनकम टैक्स एक्ट में डिटरमाइंड है। ठीक है ना? तो हमें उस अकॉर्डिंगली चलना है। जरूरी नहीं है कि भाई हमने कोई ऐसे ये एसी परचेज किया तो ये 3 साल में खत्म हो जाए, लेकिन कंपनीज में 5 साल में खत्म कर देते हैं, उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर? उनका रूल है भाई, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो फिर इनके रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, इसलिए इसको हटा करके नया लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, और डेप्रीशिएशन को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन वर्ड हम यूज करते हैं केवल किसके लिए? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। इट इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट। हम वेस्टिंग एसेट जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, कोल माइन, उसके लिए डेप्रिशिएशन, उसकी वैल्यू अगर कोल माइन की वैल्यू रिड्यूस होगी, ऑयल रिग्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो हम उसके लिए वर्ड डेप्रिशिएशन यूज नहीं करते। नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिप्लीशन। अभी आगे आएगा। आइए बच्चों, डेप्रिशिएशन से रिलेटेड टर्म्स हैं डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। वर्ड डेप्रिशिएशन बच्चों किसके लिए यूज किया जाता है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। ठीक है, ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? टेंजिबल मैन मेड फिक्स एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं हम इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो। मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया, तो सॉफ्टवेयर की एक लाइफ होती है ना, कि ये आपको बेनिफिट 2 इयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर आपने पेमेंट की थी 50,000 रुपीज एक सॉफ्टवेयर के लिए 2 इयर्स के लिए, तो आफ्टर 1 ईयर कितना डेप्रिसिएशन हो गया उसका?
50,000 का सॉफ्टवेयर 2 साल चलेगा, तो 1 साल में अगर आप उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे तो कितनी हो गई? 25,000। तो आफ्टर 1 ईयर कितना हम उसको कहेंगे भाई राइट ऑफ हो गया सॉफ्टवेयर, 25,000 का खत्म हो गया, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज्ड हो गया। तो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको क्या बोला जाता है? अमोर्टाइजेशन। हाँ जी, हाँ जी, सीधे सीधी बात करें, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाएगा किसके लिए? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए, मैन मेड एसेट्स के लिए। इसके बाद अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, लाइक गुडविल, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट। जैसे जैसे वैल्यू इनकी रिड्यूस होती जाएगी आप बोलते जाएंगे कि इनका अमोर्टाइजेशन हो रहा है, ना कि डेप्रिसिएशन। वर्ड डिप्लीशन यूज करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कोल माइन के, ठीक है ना, और सैंड एक्सट्रैक्शन के भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आपने सुना होगा कि भाई यमुना के साइड में बालू निकालते हैं वहां पर, ठीक है ना, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर आपने कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 200 करोड़ रुपए का, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है ना। अगर आपको कोल माइन का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 ईयर्स के लिए और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, चलो छोटा अमाउंट लेते हैं, 20 करोड़ रुपीस का, तो जैसे जैसे आप, ये कोल माइन है, इसके अंदर से जैसे जैसे आप कोल एक्सट्रैक्ट करते जाओगे इसकी वैल्यू उतनी बनी रहेगी या खत्म होती जाएगी? अभी वैल्यू इसकी 20 करोड़ रुपए है, अगर इसके अंदर कोल है तभी तो इसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपीस है। जैसे जैसे आप कोल एक्सट्रैक्ट कर लोगे इसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन बोलते हैं। डिप्लीशन मींस, डिप्लीशन चार्ज इज अ मेजर ऑफ एग्जॉर्शन ऑफ वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म होते जाते हैं जैसे जैसे हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। ऑयल रिग्स, कोल माइन इसके अंदर आते हैं, सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम क्वेरी माइन एटसेट्रा। एक्सट्रैक्शन से क्या होता है? क्वालिटी और क्वांटिटी मटेरियल की कम होती जाती है, तो जिसकी वजह से वैल्यू रिड्यूस होती है। तो कोल माइन से अगर आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे कोल माइन का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉजेज और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों हम पढ़ चुके हैं, यूसेज बताने की जरूरत नहीं है कि एसेट को जैसे जैसे आप यूज करते हैं वियर एंड टियर होता है, वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाएंगी उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऑब्सोलीसेंस, नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीनों के मार्केट में आने पर ओल्ड मशीनों की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एक्सीडेंट से भी हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है। बात क्लियर हो गई बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकेंगे जी। आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बच्चों? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। अगर हमें कंप्लीट एक्सपेंसेस नहीं पता होंगे तो क्या हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर पाएंगे? तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। तो टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है बिजनेस का, एक्सपेंसेस को हम चार्ज करते हैं रेवेन्यूज के अगेंस्ट, मतलब कि इनको एक्सपेंसेस के अंदर दिखाते हैं प्रॉफिट और लॉस में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे तो हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा। सो इट वुड प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। टू शो एंड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है बच्चों? हमें बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाते हैं हम? अपने एसेट्स। अगर हम एसेट, मैंने कोई मशीनरी आज से 4 साल पहले परचेज की थी 20 लाख रुपीस की, आज भी मैं इस मशीनरी को अपनी बुक्स में शो कर रहा हूँ 4 साल बाद 20 लाख रुपीस की, क्या ये सही वैल्यू है उसकी? तो क्या मैं सही वैल्यू अपनी बुक्स में शो कर रहा हूँ? तो क्या मेरे एसेट्स करेक्ट हैं? एसेट करेक्ट नहीं है तो क्या मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट शो कर रहा हूँ? नहीं। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करूंगा तो तभी हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सही और फेयर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन इज द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, तो हमारे एसेट्स की वैल्यू, हमारे कॉस्ट की वैल्यू कम आएगी और हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं मिल पाएगा। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, बच्चों डेप्रिसिएशन को हम क्या बोल रहे हैं?
डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन आप इसको फिर भी एक्सपेंसेस की लिस्ट में दिखा रहे हो, खर्चों की लिस्ट में दिखा तो रहे हो, लेकिन उतने अमाउंट का आप पेमेंट नहीं कर रहे किसी को, तो ये पैसा आपके पास बच रहा है। आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपने खर्चों की लिस्ट में डेप्रीशिएशन दिखाया एवरी ईयर 2 लाख रुपीज, हर साल 2 लाख रुपए डेप्रीशिएशन दिखा रहे हो। क्या 2 लाख रुपए आपने किसी को ले जाके दिए? नहीं पे किए, तो 2 लाख रुपए का कैश आपका बच गया। तो कंपनी क्या करती है, ये जो 2 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन है कहीं कैश में तो जाता नहीं, तो उतना कैश उठा करके हम कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं एवरी ईयर। तो उसका काम क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा, 5 साल बाद हमारी पुरानी मशीनरी खत्म हो जाएगी और हमें नई मशीनरी को परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो हमने डेप्रीशिएशन का पैसा इन्वेस्ट किया था, ये हम यूज कर सकते हैं पुराने एसेट को रिप्लेस करके नया एसेट परचेज करने के लिए। तो डेप्रीशिएशन के थ्रू वी कैन अरेंज द फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी डेप्रीशिएशन चार्ज करना कंपलसरी है। वो बताते हैं कौन से मेथड से करना है, किस एसेट पर करना है, किस रेट से करना है। ठीक है, आपको भी क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि डेप्रीशिएशन कैसे करें, सब बताया जाएगा। चलिए बच्चों, यहां तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट बच्चों, फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना कैलकुलेट करना है वो कैसे पता चलेगा। आप कह रहे हैं कि इस एसेट का डेप्रीशिएशन 2 लाख हो गया, इस एसेट का डेप्रीशिएशन 50,000 हो गया, कि किस बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्टर्स और बेसिस की जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। क्या क्या है बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, आपके एसेट की कॉस्ट, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो डेप्रीशिएशन भी ज्यादा होगी, कॉस्ट कम है तो डेप्रीशिएशन भी कम होगी। हमारे एक भाई साहब है रौनक भाई साहब, रौनक भाई साहब ने परचेज की एक ऑल्टो कार, कितने की आती है, 4 लाख रुपए की आती है। ठीक है ना। हमारे दूसरे भाई साहब हैं इधर, अभी अभी एंटर किया है इन्होंने, यश ने, लेट आए हैं, मर्सिडीज से आए हैं। ठीक है ना। इन्होंने कितने की परचेज की थी, 4 करोड़ रुपए की। डेप्रीशिएशन किस पे ज्यादा होगा, इस पे ज्यादा होगा। ठीक है ना। इतना इसका डेप्रीशिएशन होगा, इतने में 10 ऑल्टो आ जाएंगी। इसका डेप्रीशिएशन 10 साल चलती है कार, तो हर साल का डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपीज में कितनी ऑल्टो आएंगी, 10। आगे बात समझ में। तो चलिए, तो अगर कॉस्ट हमारी ज्यादा है एसेट के तो डेप्रीशिएशन भी ज्यादा होगा। और एसेट की कॉस्ट हम किसको कहते हैं, एसेट की कॉस्ट कहते हैं परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस अदर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। हमने मशीनरी परचेज की, हमने मशीनरी परचेज की जर्मनी से, मशीनरी की कॉस्ट थी 50 लाख रुपीज। जर्मनी से इंडिया तक लाने के लिए उसके ऊपर हमने क्या पे किया, फ्रेट पे किया। शिप से आई, शिप से ही आएगी, बड़ी मशीन है भाई, तो 5 लाख रुपए उसने ले लिए। फिर इंडिया के अंदर एंटर हुई, वहीं पे पकड़ लिया रास्ते में, इंपोर्ट ड्यूटी दो जी, मशीन खरीद के ला रहे, इंपोर्ट ड्यूटी दो। इंपोर्ट ड्यूटी भी उन्होंने ले ली 10%, 5 लाख रुपए की। फिर कहां पर आएगी भाई, ये तो पोर्ट पर आएगी जब शिप से आई है। अब हमारी फैक्ट्री तो नोएडा में है, तो पोर्ट से फिर नोएडा तक लाने का खर्चा, क्या कहेंगे इसको, कैरेज आपने पे किया, कैरेज या कार्टेज पे किया, 2 लाख रुपए वहां से लग गए यहाँ तक लाने के। उसके बाद में चलो फैक्ट्री में भी पहुंच गई, बड़ी मशीन है, उसको इंस्टॉल कराना बड़ा झंझट है, क्रेन बुलानी पड़ेगी, स्पेशल इंजीनियर्स बुलाने पड़ेंगे, बताओ भाई कैसे कैसे इंस्टॉल करना है इसको। तो उसके लिए क्या लगेगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लग गए बच्चों 2 लाख रुपए। तो मशीन जो जर्मनी से निकली थी 50 लाख रुपए की, नोएडा तक पहुंचते पहुंचते कितने की हो गई, फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते 64 लाख रुपीस की हो गई। तो जब आप अपनी बुक्स में मशीनरी की कॉस्ट लिखेंगे, आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अपनी बुक्स में मशीन की वैल्यू दिखाएंगे, क्या वैल्यू दिखाओगे, 50 लाख रुपीज, 64 लाख रुपीज दिखाएंगे। सर ये तो मशीनरी की कॉस्ट ही नहीं है, तो फ्रेट है, हम फ्रेट के नाम से लिखेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से लिखेंगे, कैरेज के नाम से लिखेंगे, इंस्टॉलेशन के नाम से लिखेंगे। नहीं, एसेट को परचेज करके उसको जब तक यूजेबल नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चा होता रहेगा वो एसेट की कॉस्ट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। आप कार के केस में भी देखते हैं, लेने जाते हैं शोरूम पे, सुबह न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ के गए, नया मॉडल आया है, तो नई कार आई है 10 लाख रुपए की, वहां जाकर के पहुंचे ये तो बेस मॉडल की वैल्यू है और वो भी एक्स शोरूम वैल्यू है, ठीक है, हमें तो पसंद नहीं आता बेस मॉडल, टॉप मॉडल 20 लाख रुपए का होता है ऐसे।
उसके बाद ये तो एक्स शोरूम प्राइस है, इसमें रोड टैक्स लगेगा, इसमें इंश्योरेंस लगेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, पहुंच गए 25 लाख रुपए की। तो आप कितनी दिखाओगे? जो सुबह पढ़ करके गए थे 10 लाख रुपीज, कार में 10 लाख रुपए की लेके आए, बोलोगे पड़ोसियों को ठीक है 25 के लेके आओगे, उसको बोलोगे 30 की है। आ गया समझ में? तो क्या है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एसेट का परचेज प्राइस प्लस उसके ऊपर जो भी खर्चा किया आपने जब तक वो यूज में नहीं आ जाती, वो क्या है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट ज्यादा, डेप्रिसिएशन ज्यादा। अच्छा एक बात और, जो आप जीएसटी वगैरह पे करते हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। जो आप जीएसटी पे करते हैं, आपने कल एंट्रीज की थी, हम फर्नीचर परचेज कर रहे थे या हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, टोटल मशीनरी की कॉस्ट है सपोज 64 लाख रुपीस, आपने इसके ऊपर जीएसटी दिया, जब जीएसटी पे करोगे तो क्या बोलोगे? इनपुट जीएसटी, चलो आईजीएसटी कर लेते, बाहर से लेके आए हैं 6 लाख रुपए का टू कैश। तो जब मशीनरी अपने नाम से मशीनरी के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? 64 लाख। इनपुट जीएसटी का अलग अकाउंट बनता है, इनपुट आईजीएसटी का सेपरेट लेजर बन जाएगा ना, जो अपने नाम से खुला है। आपने जो जर्नल में अलग लेजर, जर्नल में अलग अकाउंट ओपन किया, उसका अलग लेजर बनेगा। तो मशीनरी का लेजर अलग बनेगा, जीएसटी का लेजर अलग बनेगा। तो मशीनरी की कॉस्ट में जीएसटी को हम इंक्लूड नहीं करते, वो तो सेट ऑफ हो जाएगी ना, बाद में हम इसको सेट ऑफ कर देंगे इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट। ठीक है, इनपुट को हम सेट ऑफ कर देंगे आउटपुट। यहाँ पर बच्चों क्लियरली मेंशन है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ एसेट। जो आपने एसेट की परचेज करते समय जीएसटी पे किया, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, बिकॉज जीएसटी जो आपने पे किया वो सेट ऑफ किससे हो जाएगा? जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया। अच्छा, इसलिए एसेट में आप कितना अमाउंट डेबिट करेंगे? विदाउट जीएसटी। जब एसेट की रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें 64 लाख दिखाएंगे, जीएसटी में 6 लाख अलग से दिखाएंगे। ठीक है ना? जीएसटी इज चार्ज ऑन द अमाउंट डेबिटेड टू, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द अमाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर लगेगा? जो अभी मैंने कहा था मशीनरी कितने की है? 64 लाख की। जीएसटी कितना पे कर रहे हैं? 6 लाख रुपीज। पेमेंट कितनी हो रही है? 70 लाख रुपीज। तो हम किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 70 लाख के ऊपर, 64 लाख के ऊपर, जो मशीनरी की कॉस्ट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दूसरी बात, हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की। डेप्रिसिएशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कॉस्ट। सेकंड, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जिस प्राइस पर एसेट को यूज करने के बाद में स्क्रैप वाला लेके जाएगा, वो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू। कबाड़ी जिस प्राइस पर लेकर के जाएगा हमारे एसेट को खत्म होने के बाद में, वो वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू। बात क्लियर? आपने एक कार परचेज की, सपोज बच्चों 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक ये है रौनक है, एक और था, कौन था? यश था। चलो दोनों बच्चे अब सेम कार लेकर के आए 50-50 लाख रुपए की। कौन सी कार आती है 50 लाख रुपए की? बताओ भाई, चलो कोई भी आती है। ये कार ले आए 50 लाख की। अब ये रौनक है, ये बड़े उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाता है, उल्टा सीधा भगाता है, हालत खराब करके रख दी इसने 10 साल के अंदर गाड़ी की। कि कबाड़ी आया और बोला कि 50,000 रुपए दूंगा, बताओ इससे ज्यादा बिकेगी नहीं। क्लियर हो गए? और यश बड़े संभाल के चलाता, चलाता ही नहीं है, चलाता कम है, उसके ऊपर कपड़ा ज्यादा मारता है। ठीक है ना? बिल्कुल चमका के रखी है। 10 साल बाद इसकी कार कितने की बिक जाएगी? हो सकता है कि 20 लाख रुपीज की बिक जाए। तो बच्चों ये जो 50,000 रौनक की कार का मिल रहा है, ये जो 20 लाख रुपीज यश की कार का मिल रहा है, इसे क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। जिस वैल्यू पर, या रेजिडुअल वैल्यू, खत्म होने के बाद जो एसेट की वैल्यू मिल रही। डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन तो वो है ना जो वैल्यू खत्म हो गई। आ गया समझ में? तो बताओ रेजिडुअल वैल्यू इफेक्ट कर रही है डेप्रिसिएशन को या नहीं? बताओ आपके हिसाब से किसका डेप्रिसिएशन ज्यादा हुआ? दोनों का सेम हुआ डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू कितनी खत्म हुई? 49,50,000। यश की कार की वैल्यू कितनी खत्म हुई? 30 लाख। किसकी वैल्यू ज्यादा खत्म हुई? रौनक की कार की। तो डेप्रिसिएशन किसका ज्यादा माना गया? बात क्लियर हुई? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन एक जैसी चीजों का स्टैंडर्ड रखा जाता है। तो स्क्रैप वैल्यू अगर ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम होगा,
और स्क्रैप वैल्यू कम है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। इन चीजों को ध्यान में रख करके इनकम टैक्स एक्ट वाले डिटरमाइन करते हैं डेप्रिसिएशन का रेट, वो हमें डिटरमाइन नहीं करना, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। थर्ड है यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एसेट की अगर लाइफ ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन कम हो रहा है। अगर एसेट 20 साल चल रहा है तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, 5%। 20 साल इंटू 5% हो गए 100% वैल्यू खत्म। और अगर एसेट आपका खत्म हो रहा है 5 साल में तो आपका एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, 20%। बात क्लियर? तो लाइफ अगर कम है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा, और लाइफ अगर ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगा। तो ये भी वही है यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। लीगल प्रोविजंस भी हैं, इनकम टैक्स एक्ट के रूल हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को। तो बच्चों फैक्टर्स की बात की जाए, फैक्टर्स काउंट कराओ मुझे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ज्यादा डेप्रिसिएशन ज्यादा, कॉस्ट कम डेप्रिसिएशन कम। स्क्रैप वैल्यू में इनवर्स इफेक्ट, स्क्रैप वैल्यू ज्यादा तो डेप्रिसिएशन कम, स्क्रैप वैल्यू कम तो डेप्रिसिएशन ज्यादा। लाइफ ऑफ एन एसेट, एसेट की लाइफ ज्यादा तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा, और लाइफ कम है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा। और लीगल प्रोविजंस। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। बुक वैल्यू किसे कहते हैं, याद रखना क्वेश्चन में बार बार आएगा कि एसेट की बुक वैल्यू बताओ। तो बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी बच्चों, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट बच्चों आगे बात करते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को अफेक्ट करेगा। डेप्रिसिएशन जनरली जो दिया जाएगा वो पर एनम वर्ड के साथ दिया जाएगा। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं 15% पर एनम। अगर आपने किसी एसेट को किसी पर्टिकुलर ईयर में 4 महीने के लिए यूज किया, मैंने एसेट परचेज किया 20 लाख का, डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 15% पर एनम लिखा हुआ है, और इस ईयर में मैं ये एसेट यूज कर रहा हूं सिर्फ 4 मंथ के लिए, यानी कि मैंने परचेज किया है ये 1 दिसंबर को और डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च को। तो कितने दिन यूज कर रहा हूं मैं इस ईयर में, 4 मंथ। तो हमें क्या करना है 4/12 कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो 15% रेट था ये एनम का था, एनम मतलब ईयर का था, ईयर मतलब 12 मंथ्स का था। अगर 15% 12 मंथ्स का था तो 4 मंथ्स का कितना होगा, कैलकुलेट समझ में आ गया किस तरह से करना है। तो अगर डेट ऑफ एक्विजिशन इज गिवन, तो यहाँ पर डेट दी गई है, जैसे 1 दिसंबर को मैंने परचेज किया, अगर डेट ऑफ एक्विजिशन इज गिवन तो डेप्रिसिएशन बी चार्ज ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच एसेट इज हेल्ड। आप डेप्रिसिएशन उतने ही पीरियड का कैलकुलेट करेंगे जितने पीरियड में एसेट आपके पास रहा है। यहाँ पर कितने दिन रहा हमारे पास एसेट, 4 मंथ, तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट गिवन, यहाँ पर बस ये लिखा जाता कि हमने इस ईयर में फर्स्ट ईयर में एक मशीन परचेज की 20 लाख की, किस डेट को परचेज की वो क्वेश्चन साइलेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है फिर बच्चों, डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करना है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का रेट यदि आपको विदाउट पर एनम गिवन है, यहाँ पर तो 15% पर एनम लिखा हुआ था, यहाँ पर 15% पर एनम गायब है, तो यहाँ पर क्या फिक्स रेट है, रेट फ्लैट हो गया 15%। कभी भी एसेट आप परचेज करो, किसी भी डेट को परचेज करो, आपको टाइम से मतलब नहीं है, सीधा कितना लगाना है फुल ईयर का 15%, क्योंकि यहाँ पर एनम मेंशन नहीं है, फ्लैट रेट है। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपनी बुक में। कौन सा पेज नंबर है, बुक देखो बच्चों, पेज नंबर 15.4, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ध्यान रखना है। हाँ जी, यहां पर बच्चों अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मशीनरी हमने परचेज की 1 अक्टूबर को, 5 लाख की, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, 20,000 लोडिंग अनलोडिंग और 25,000 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो बताइए ये पूछ रहा है कि वेंडर को कितना पैसा दिया हमने मशीनरी के लिए। तो बच्चों बताओ वेंडर को आप कितना पैसा दोगे, वेंडर को तो मशीनरी की कॉस्ट का पैसा दोगे 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए आप शॉप पे गए,
मशीनरी दे भाई 5 लाख रुपए की, ये पकड़। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना, मैंने जीएसटी का भी पैसा दो। यहाँ पर सवाल ये नहीं कि मशीन कितने की है, यहाँ पर सवाल क्या है, वेंडर को पेमेंट कितनी की। मशीन की वैल्यू नहीं पूछी, पूछा क्या, पेमेंट मेड टू वेंडर कितनी। तो वेंडर को कितने की पेमेंट करेंगे, 5 लाख प्लस जीएसटी भी लगाएगा वो, तो जीएसटी कितना बच्चों, 66%, 5,60,000। समझ गए। आगे, हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी, ये अलग क्वेश्चन है। मशीन कितने की है, जब आप मशीनरी की वैल्यू फाइंड करते हो तो उसमें जीएसटी काउंट नहीं करते, उसके अंदर जो आपने मशीनरी को परचेज करते समय उसको यूजेबल बनाने तक जो भी एक्सपेंसेस पे किए वो सब ऐड करते। बात क्लियर। तो अब बताओ बच्चों, मशीनरी में कितना वैल्यू लिखेंगे हम, 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 25,000, ये 3 वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो बच्चों मशीनरी की वैल्यू कितनी आ गई, 5,45,000। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहले आप मशीनरी परचेज करके लाए, शॉपकीपर के पास जो आपने पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, मशीनरी डेबिट 5 लाख, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 30,000, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 30,000 टू बैंक। ठीक, और फिर आपने मशीनरी के लिए पे किया लोडिंग अनलोडिंग कैरेज और इंस्टॉलेशन कितना, 45,000। तो देखो दोनों बातें हो गई, आपने पेमेंट कितनी की वेंडर को, 5,60,000, और फिर वो पूछ रहा है मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, तो आपको जर्नल एंट्री में भी दिख रही होगी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, ये वैल्यूज ऐड करो जो मशीनरी के नाम से लिखी हुई है। मशीनरी के नाम से कितना लिखा हुआ है, पहले 5 लाख बाद में 45,000, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 5,45,000। जीएसटी हमने पे किया, दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर, वो मशीनरी की वैल्यू का पार्ट नहीं है, पेमेंट जरूर है। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे बोलिए। अब हम बात करेंगे बच्चों, आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड कितने, बच्चों दो बातें हैं, डेप्रीशिएशन के रिकॉर्डिंग के कितने तरीके हैं और डेप्रीशिएशन चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं, दोनों अलग अलग बात है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रीशिएशन। दो तरीके से होते हैं, फर्स्ट है हमारा व्हेन डेप्रीशिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट, जब डेप्रीशिएशन आप किस अकाउंट में दिखाएंगे, एसेट अकाउंट में। और सेकंड मेथड है आपका व्हेन डेप्रीशिएशन इज चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, वो हम सीखेंगे आगे। ठीक है, क्या दो मेथड है कि डेप्रीशिएशन हम कहाँ दिखा रहे हैं, फर्स्ट मेथड में एसेट अकाउंट में, और दूसरे मेथड में डेप्रीशिएशन हमने कहाँ दिखाना है, एसेट अकाउंट में ना दिखा करके प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, या उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बोलते हैं, वहां पर दिखाएंगे। ये हम आगे सीखेंगे दोनों बनाने। आगे चलेंगे, अभी हमने पढ़ी थी बात रिकॉर्डिंग के कितने मेथड्स, तो रिकॉर्डिंग के कितने मेथड्स बच्चों, दो। कौन कौन से, व्हेन डेप्रीशिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट एंड व्हेन डेप्रीशिएशन इज चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, important points relating to the depreciation on addition to fixed asset and depreciation on assets sold। चलिए, अगर कोई एसेट में आप नया एसेट परचेज करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो वो कैपिटल नेचर का होता है और वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर बनी हुई है, मैं उसी में 3 फ्लोर और उसके ऊपर करा दूं, तो उस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन पहले लग रहा था 20 लाख रुपीज का, अभी मैंने 30 लाख रुपीज और खर्च कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, 50 लाख रुपीज का, बिल्डिंग के ऊपर लगेगा, लैंड के ऊपर नहीं। क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू तो डिटोरिएट होती है ना, बिल्डिंग तो पुरानी होती जाती है ना, कमजोर होती जाती है, बाद में तोड़ करके दोबारा से बनवानी पड़ती है काफी दिनों के बाद। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर लगता है, लैंड के ऊपर नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम किसी एसेट में एक्सटेंशन कराते हैं, इंप्रूवमेंट कराते हैं, तो एसेट की एक्सटेंशन कराने से एसेट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू के ऊपर लगेगा। ठीक है, कैपिटल नेचर का आइटम है वो।
अगर रेट ऑफ, ये तो हमारी बात हो चुकी, रेट के साथ पर एनम वर्ड है तो उतने ही पीरियड का लगेगा जितने पीरियड हमने एसेट को यूज किया, जितने दिन एसेट को अपने पास रखा। अगर एसेट में विदाउट पर एनम है तो हम टाइम से कोई मतलब नहीं रखते, फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, चलिए ये अब हम आगे चलेंगे, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेट करने के मेथड बताते हैं आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलिए। हाँ जी बच्चों, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में टीचर्स को पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो वही देते हैं। अभी हमने पढ़ा था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन, क्या क्या थे? व्हेन डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। बहुत मिलते जुलते हैं। वो क्या था? मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन। अब क्या है सिर्फ मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। जहां डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर वो सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर दो मेथड हैं बच्चों, एक है फिक्स परसेंटेज मेथड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, जिसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड भी कह सकते हैं। बच्चों लिखो आप लोग, डेप्रिसिएशन के मेथड लिखो दो, और दूसरा है फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, जिसे हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखिए, मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूं। एक बात की थी बच्चों, क्या बोला था हमने? फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसका दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका एक और नाम ये एक ही मेथड के तीन नाम हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, हाँ जी, ये एक ही मेथड के तीन नाम हैं। मेथड एक ही है, नाम अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगर वो बोल दे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से निकालो, फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट से कैलकुलेट करो, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करो, मतलब एक ही बात है। दूसरा मेथड होता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। इसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? मेथड 6 नहीं है, कितने? 2। अब दोनों में अंतर क्या है बच्चों? मानो एक बच्चा है मेरे पास में आद्या, और एक है अनीशा। आद्या बेटा, अनीशा बच्ची, आप दोनों बच्चों ने एक एक बाइक परचेज की। कितने की? छोटी सी परचेज की, चलो 1 लाख रुपीज की। ठीक है, दोनों ही बच्चे डेप्रिसिएशन बाइक के ऊपर लगा रहे 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, दोनों ही किस रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? 10% पर एनम। लेकिन आद्या जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है वो किसके ऊपर चार्ज कर रही है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर फिक्स परसेंटेज चार्ज कर रही है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर फिक्स परसेंटेज चार्ज कर रही है, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएगी आद्या, और उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड से। अच्छा, जो अनीशा है वो जो डिमिनिशिंग बैलेंस है, जो बैलेंस बचता जाएगा, वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। अभी मैं करके बताऊंगा, ठीक है ना। अनीशा किसके ऊपर चार्ज करेगी? बचे हुए बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी 10%, जिसको बोलेंगे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या रिटन डाउन मेथड। ये देखते हैं क्या अंतर है बच्चे। आद्या, फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? 10% है आपके पास बाइक 1 लाख की, कितना लगेगा? 10,000। तो सेकंड ईयर में आद्या की बाइक कितने की बची? फर्स्ट ईयर के एंड में कितने की बची? 90,000 की। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन फिर से लगाया आद्या ने, किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10%, 1 लाख के ऊपर 10%, कितना हो गया? 10,000। तो बच्चों सेकेंड ईयर के एंड में आद्या के पास मशीनरी की वैल्यू कितनी बची? 80,000। थर्ड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगाती हैं आद्या, किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर फिक्स परसेंटेज से। ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 लाख की है ना, उसका 10% कितना हो गया?
10,000, वैल्यू कितनी बची? 70,000। बात क्लियर हो गई बच्चों? फिर से ये वैल्यू बची थर्ड ईयर के एंड में, फिर से डेप्रिसिएशन लगाती हैं आद्या। कितना लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट का 10% मतलब 10,000। तो बच्चों फोर्थ ईयर में आद्या के पास जो मशीनरी बचेगी फोर्थ ईयर के एंड में कितने की बचेगी? 60,000। स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर लग रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट समझ गए क्यों? डेप्रिसिएशन हर बार इक्वल है। क्लियर? अच्छा, अब अनीशा की बात करते हैं। अनीशा बच्चे, आपके पास मशीनरी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 10%। कितना हो गया अनीशा की मशीनरी के ऊपर? 10,000। फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में जो मशीनरी बची अनीशा के पास, फर्स्ट ईयर के एंड में कितने की बची? अनीशा सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगी तो लगाएंगी तो 10%, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। रिटन डाउन का मतलब है जो वैल्यू अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बची थी, अब उस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा? 10% इसका आएगा 9,000। तो अनीशा के पास सेकेंड ईयर के एंड में कितने की बचेगी मशीनरी? 81,000। थर्ड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 10% किसका? रिटन डाउन वैल्यू का। ठीक है ना? 8100 हो गया। तो थर्ड ईयर के एंड में कितने की बचेगी मशीनरी? 72,900। फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप 10% किसका? रिटन डाउन वैल्यू का 7290। तो फोर्थ ईयर में कितने की बचेगी मशीनरी? आ गया जी समझ में? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जहां पर आप फिक्स परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी कि बचे हुए बैलेंस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस के ऊपर फिक्स परसेंटेज लगा रहे हैं, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 9,000, थर्ड ईयर 8100, फोर्थ ईयर 7290। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है एवरी ईयर, इसीलिए इसको नाम दिया गया रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बच्चों फॉर्मूला लिखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों फॉर्मूला आएगा हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑफ कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जब आप जाएंगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, यूजफुल लाइफ। जब यहां पर कॉस्ट की बात आएगी बच्चों, तो थोड़ी देर पहले बताया था कॉस्ट क्या? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल एक्सपेंसेस incurred on that asset up to the installation। क्लियर हो गया? इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं करना कॉस्ट में। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में। आपको नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ भी गिवन होंगे क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेट करोगे। ये तो हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। और बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप निकालते हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी लिखिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मूला लिख लेंगे डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100।
नोट कर लिए हैं सभी ने? तो आगे चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आइए आपकी बुक में। मशीनरी हमने परचेज की 7,40,000 की, 60,000 स्पेंड किया ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स और इसकी एसेट की स्क्रैप वैल्यू दी गई है आफ्टर 5 इयर्स। आप इसे सेल कितने में कर पाएंगे? 40,000 में। तो बताइए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? अभी भी बात हो रही थी बच्चों, कॉस्ट बताओ एसेट की कितनी है। कॉस्ट हो गई एसेट की 7,40,000 प्लस जो भी आपने एसेट को परचेज करते समय अमाउंट स्पेंड किया। तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितना लिखेंगे हम लोग? 8 लाख रुपीज, सॉरी। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000 गिवन है। लाइफ कितनी है एस्टिमेटेड लाइफ? 5 इयर्स। लगा दो डेप्रिसिएशन बच्चों और फाइंड करो दोनों चीजें। डेप्रिसिएशन भी बताना है आपको और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बताना है। फॉर्मूले आपके पास हैं, जल्दी से करिए। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट थी 8 लाख रुपीज, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000 है, ये रही कॉस्ट 8 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास रुपीज 1,52,000। अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, तो डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 19% पर एनम लिखेंगे इसको। जल्दी से करिए इसको, और हो गया तो बताइए। पेज नंबर 15.41 पर है आपकी बुक में। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। मशीनरी आपने कितने की परचेज की है? 96,000 की। कितना अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड किया? 24,000। बच्चों मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई? 96,000 प्लस 24,000 कितनी होगी मशीनरी की कॉस्ट? 1,20,000 हो गई। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 72,000। इस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 72,000 और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है आपके एसेट की? 4 ईयर। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जल्दी से कैलकुलेट करो फिर मैं करता हूँ। पहले आप कैलकुलेट करो फिर मैं करूंगा, तो आप चेक करना आपका ठीक है या गलत है। जल्दी से करिएगा, बहुत सिंपल सा है, जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन निकलेगा बच्चों, कॉस्ट अभी आपके सामने थी, कितनी थी? 1,20,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 72,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। तो अमाउंट कितना आ गया बच्चों? 48,000 डिवाइडेड बाय 4। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज रुपीज 12,000। इसके बाद क्वेश्चन में क्या आएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बच्चों? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, क्या था फॉर्मूला? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन है 12,000, कॉस्ट है 1,20,000 इनटू 100, तो रेट आ गया आपका 10% पर एनम। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह से आपने सेकंड वाला पढ़ना है और करना है अभी। जल्दी से शुरू करिए, सेकंड वाला पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। अभी फिलहाल आपने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करना है। एक तो मुझे डेप्रिसिएशन बताना है। डेप्रिसिएशन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट है 4,50,000। कॉस्ट है बच्चों 4,50,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 50,000। यूजफुल लाइफ इज क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? रुपीज 40,000 पर एनम। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी आफ्टर 3 इयर्स, तो आज की डेट में कॉस्ट है मशीनरी की रुपीज
4,50,000। डेप्रीशिएशन आप लगाएंगे कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स का। 40,000 40,000 40,000 टोटल कितना हो गया? 1,20,000 का डेप्रीशिएशन हो गया। सो द वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 3 ईयर्स विल बी रुपीज 3,30,000। बच्चों क्लियर हो गया? कोई परेशानी किसी को? नेक्स्ट, इसके बाद में यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है बस आज के लिए, उसके बाद हम आज का काम खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जल्दी से करिए। एक काम करो, इसमें मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है आपको। मशीनरी अकाउंट अभी नहीं बनाना, ये तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आप मेरे को इसमें 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, यानी कि ऑन 31 मार्च 2018 को मेरे को बताओ डेप्रीशिएशन आपने कितना चार्ज किया, और मुझे बताओ कि इस डेट को आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या होगी। मशीनरी की कितनी वैल्यू होगी 1 साल बाद? फिफ्थ क्वेश्चन तो कुछ और ही है। अच्छा, आपकी बुक में देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, देख लो। मिल गया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखना कौन सा है। ये आपकी बुक में 4th है बच्चे, और इसके बाद ये वाला कराना है, ये शायद 5th होगा। देखना बच्चे, 5th भी चेक कर लो एक बार। ये 6th वाला आपकी बुक में 5th है, ठीक है। जो मेरे पास 6th है वो आपकी बुक में 5th है ना? चलिए, रिपेयर मैंने कहा था मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। वैसे भी एसेट को परचेज करते समय जो आप खर्चा करते हो वही एसेट का कॉस्ट का पार्ट होता है। एसेट को खरीदने के बाद, यूज करने के बाद आपने अगर कुछ खर्चा किया, वो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। तो हमने मशीनरी परचेज कब की है? 1 अप्रैल 2017 को। 30 सितंबर को हमने एक मशीनरी और नई परचेज कर ली, और 31 दिसंबर को हमने रिपेयर कराई। ये तो रिपेयर का पार्ट, ये तो बाद में हो रही है ना रिपेयर, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी वाली दूसरी मशीन है, तो हम यहाँ पर 2 मशीनों पर काम करेंगे, लगेंगे बिल। नहीं, रिपेयर क्यों लगेगी बेटा? रिपेयर तो बाद का है खर्चा। हाँ, वो वाला लगेगा फर्स्ट, ये वाला लगेगा, ये वाला ऐड होगा। तो चलिए बच्चों जरा देखते हैं। हमने एक मशीनरी परचेज की। यहाँ पर देखो हमारे पास कितनी मशीनरी है? मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 आपने कब परचेज की है बच्चों? 1 अप्रैल 2017 को। कितने की परचेज की है? कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट 40,000 बोलेंगे 50 बोलेंगे बच्चों? 50,000। मैंने कहा था एसेट को परचेज करते समय उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस होता है, जब तक कि वो यूजेबल नहीं हो जाता, वो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होता है। आपने एक मशीनरी और परचेज की। कब परचेज की है बच्चों? 30 सितंबर 2017 में परचेज की। कितने की परचेज की? ये परचेज की आपने 20,000 की। बाद में आप रिपेयर करा रहे हो, क्या रिपेयर मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट है बाद में कराने पर? अगर एट द टाइम ऑफ परचेज होता है तो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है ना। बाद में करा रहे हो तो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब ऐसे रहेगा, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन किसके ऊपर लगेगा बच्चों? इस मशीनरी का, फर्स्ट मशीनरी का डेप्रीशिएशन कितना है? 10% पर एनम है। डेट दी गई है हमें, तो कब ईयर क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने दिन का? फुल 1 ईयर का डेप्रीशिएशन लगेगा। कितना परसेंट है? 10%, मतलब 5,000। कितने की बचेगी मशीनरी? ये समझ में आ गया? फर्स्ट मशीन कितने की बची? 45 की। सेकंड मशीनरी कब परचेज की है? डेट ध्यान रखनी है परचेज की।
30 सितंबर। बच्चों यहाँ पर जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे सेकंड मशीनरी का, वो कितने दिन का लगाओगे? पूरे साल का? ईयर आपको कब क्लोज करना है? 31 मार्च में। परचेज कब की है? ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। कितने दिन यूज कर रहे हैं आप सेकंड मशीनरी को करंट ईयर में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सेकंड मशीनरी के ऊपर? हाफ लगेगा। तो कितना लगा बच्चों? 20,000 का 10% कितना हो गया? 6 मंथ का कितना आ गया बच्चों? 1000। तो बुक वैल्यू कितनी बची मशीनरी की? 19,000। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर आपसे इसमें अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कितना बोलोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 6,000। रुपीज 6,000। मशीन 1 का 5,000, मशीन 2 का 1,000, टोटल 6,000। अगर आपसे पूछता है मशीनरी की बुक वैल्यू बताओ, तो दो मशीनें हैं, दोनों की क्या बुक वैल्यू है? मशीन 1 की बुक वैल्यू किसे कहते हैं? बुक वैल्यू मींस कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू मींस कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी? 50 माइनस 5। फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू बची 45 और सेकंड मशीनरी की बुक वैल्यू बची 19,000। कितनी वैल्यू है बच्चों बुक वैल्यू मशीनरी की अब ईयर के एंड में? 64,000। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ जी, अब लास्ट सवाल आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आज की क्लास के लिए आपका लास्ट है, जल्दी से करेंगे बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है पढ़ते हैं कि हमने एक एसेट परचेज किया, कॉस्ट कितनी है एसेट की? 10,500 1 अप्रैल को। इसके हमने परचेज किया 2011 है मेरे पास जो डेट है। स्क्रैप वैल्यू है 500। एसेट की यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड से बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। द एसेट वाज सोल्ड फॉर ₹600 एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है बच्चे, ये एस्टिमेटेड होती है। अब ये जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? एस्टिमेटेड होती है ना। आज मैंने एसेट खरीदा, मुझे लग रहा है 10 साल चलेगा, 10 साल बाद ये लगभग बिक जाएगा 500 रुपए में, ऐसा एस्टिमेट किया। 10 साल बाद एक्चुअली वो सेल कितने में हुआ? 600 में। तो मैं जब आज 2011 में डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ तो स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगी मेरी? 500। अभी मैं 2018 में तो नहीं पहुंचा ना। अच्छा, तो कैलकुलेट मुझे क्या करना है? मुझे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड करना है 31 मार्च 2012 को। बच्चों डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितनी? 10,500। स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड कितनी है? अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया बच्चों? 1,000 रुपीज। ठीक है, अब आगे वाला सवाल, बुक वैल्यू बताओ 2016 में कितनी होगी? बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू किसे कहते हैं? मेरे पास जो वैल्यू है, मेरे पास जो कॉस्ट है मशीनरी की, वो कब की है बच्चों? 1 अप्रैल 2011 की। कितनी है? 10,500। अगर मुझे जाना है 31 मार्च 2016 पर, तो डेप्रिसिएशन बच्चों देखो कितने दिन का लगेगा? 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16। आ गया समझ में? तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना? 1,000, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। आप सीधा कर सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। टोटल डेप्रिसिएशन बच्चों कितना हो चुका? तो हमारे पास कितने की वैल्यू बची? इसे क्या बोलेंगे? दिस इज द बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च
2016। समझ में आ गया? अब बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, हमने ये मशीन को सेल कब किया? 2018 में। कितने में सेल किया? 600 में। ये क्या पूछना चाहता है, बताओ मशीनरी को सेल करने पर 2018 में मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ? मेरे पास जो वैल्यू है बच्चों, मैं कहां तक पहुंच चुका हूं डेप्रिसिएशन लगाते लगाते? 2016 तक। अब मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? 16 से 17, 17 से 18, 1000 और लग गया। तो अब 2000 का डेप्रिसिएशन और लग गया, तो 5500 की मशीनरी बची थी, उसमें से 2000 का डेप्रिसिएशन और हो गया। तो अब मेरे पास जो बुक वैल्यू है मशीनरी की एज ऑन 31 मार्च 2018 कितनी होगी? बोलो। यहां तक समझ गए? ठीक है बच्चे। तो जिस दिन मैं मशीनरी सेल कर रहा हूं उस दिन मेरी मशीन मेरी बुक्स में कितने की है? 3500 की। और बच्चों मैंने इसी दिन इस मशीनरी को सेल किस प्राइस पर किया? तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? Loss. कितने का लॉस हुआ? 2900. 1900 का लॉस हो गया। ठीक है, जल्दी से करिए बच्चों, कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए। कंप्लीट कर लो इसको।